हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट सेकंड ईयर, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, पेपर है आपका सेकंड अर्थात कंपेरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, तुलनात्मक शासन और राजनीति। देखिए जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के बारे में बहुत सारे टॉपिकों पर डिस्कशन किया। अब जो है यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो सरकार के महत्वपूर्ण अंगों के अंतर्गत मैंने कार्यपालिका की जो है हर देश के बारे में, जैसे कार्यपालिका हम ब्रिटेन के रूप में भी अध्ययन किया, उसके बाद अमेरिका के बारे में भी अध्ययन किया, फिर फ्रांस की कार्यपालिका के बारे में भी अध्ययन किया। अब जो है सरकार के दूसरे जो महत्वपूर्ण अंग है व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका जो है हर देश में अलग अलग रूप में काम करती है। जैसे मैंने ये सारी बातें पहले बता दी कि कई जगह है ये व्यवस्थापिका अपना आप में कई जगह एक सदनीय में काम करती है, तो कई जगह द्विसदनीय के रूप में काम करती है। एक सदनीय जो है मैंने अपने 5 देशों की तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत चीन के अंतर्गत जो है एक सदनीय ही है, वह उसका नाम है एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। बाकी जो 4 देश ऐसे हैं तुलनात्मक अध्ययन के रूप में, उसमें जो है फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है वह कैसी है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। और हर देश की व्यवस्थापिका अर्थात वहां की जो संसद है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमने अगर बात करते हैं कि पहले ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन जो है अपना आप में संसदीय पद्धति की क्या है, जननी है। तो सवाई के यहाँ पर जो है वहां की संसद को संसद ही कहा जाता है, वहां की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, और वहां का जो संसद है, वहां का विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। उसी प्रकार जो है अमेरिका की बात आती है, और अमेरिका जो है अपना वहां की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, और यहाँ की कांग्रेस जो है द्विसदनीय के रूप में काम करती है। उसके बाद आती है फ्रांस, यहाँ पर जो है उनकी संसद को राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली कहा जाता है। और उसके बाद जो है शिव संविधान की जो बात आती है, तो वहां पर जो है राष्ट्रीय परिषद के नाम से अर्थात द्विसदनीय, यहाँ पर भी द्विसदनीय, यहाँ पर भी द्विसदनीय, यहाँ पर भी द्विसदनीय, और यहाँ पर भी द्विसदनीय, और सिर्फ एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर एक सदनीय व्यवस्थापिका का गठन किया गया है। अब जो है कई बार जो है आपका एग्जाम के अंतर्गत जो है क्वेश्चन बनता है, आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है, या तो ब्रिटेन की कॉमन सभा का गठन के बारे में, या अमेरिकी कांग्रेस के बारे में, या जो है फ्रांस की संसद अर्थात राष्ट्रीय सभा की गठन और कार्य प्रणाली के बारे में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने मोटे तौर पर जो है फ्रांस की संसद का गठन कैसे होता है उसको जो है मैंने कई इसको पॉइंटों के अकॉर्डिंग नोटेट किया गया है। कई ऐसे पॉइंट है क्योंकि फ्रांस की संसद का गठन के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे जो हलचल हुई है, कई बार प्रयत्न हुआ, क्योंकि फ्रांस का संविधान किसी एक गणतंत्र के रूप में नहीं है, वहां पर 5 गणतंत्रों के रूप में उसका उदय हुआ है। अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राजा वंशजों ने उनको अलग अलग रूप से जो है उनको स्थापना के रूप में उनको जोड़ दिया, और उसी का कारण है कि आज जो है जिस संसद या हम जिस विधानमंडल की बात करते हैं 1958 वर्तमान का नया संविधान है, डी गॉल के नेतृत्व में उदय हुआ है। तो वहां की जो संसद वो द्विसदनीय विधानमंडल के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में, द्विसदनीय, यानी पहले जो है राजतंत्र था अर्थात निरंकुश तंत्र था। जैसे लुई वंश का जो शासक था, लुई 14, लुई 15, लुई 16, उसके बाद लुई वंश आया, उसके बाद नेपोलियन वंश आया, और नेपोलियन ने भी जो है कहीं ना कहीं पहले नेपोलियन से पहले जो द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी उस समय जो है वहां फ्रांस में एक सदनीय विधानमंडल काम करता है, सिर्फ प्रतिनिधि सभा के रूप में, सिर्फ जनता का प्रतिनिधित्व के रूप में है ये व्यवस्था काम करती थी। लेकिन उसको जो है नेपोलियन के देहांत के बाद जो है 1875 में उसको दोबारा जो है द्वितीय सदन के रूप में गठन कर दिया गया। और फिर उसके बाद पुनः जो जब नए संविधान की बात आई, तृतीय के बाद चतुर्थ संविधान की बात आई, तो उसमें भी ये प्रयास किया कि उसको वापस एक सदनीय बनाया जाए। लेकिन जब नया पंचम गणतंत्र का गठन किया गया तो उसमें यही कहा कि नहीं, इस संसद यानी ये जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय विधानमंडल के रूप में काम होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो है सबसे मूवमेंट जो है लगाता है कि यहाँ फ्रांस के अंतर्गत जो है अर्धसंघीय कार्यपालिका काम करती है, यानी एक राष्ट्रीय सरकार के रूप में उसका कार्य होता है, अर्थात वहां पर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मिलकर जो है काम करते हैं। क्योंकि वहां पर अर्धसंघीय की बात आती है, क्योंकि अर्धसंघीय कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि वहां पर संसदीय सरकार भी है और अध्यक्षीय सरकार भी, यानी दोनों का मिश्रण है, यानी एकात्मक भी है और संघात्मक, यानी राष्ट्रीय सरकार की बात आती है तो एकात्मक संघात्मक दोनों का मिश्रण है। और संसदीय यानी अर्धसंघीय कार्यपालिका की बात आती है तो वहां पर संसदीय पद्धति भी है और अध्यक्षीय पद्धति भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो यानी
राष्ट्रपति जो है संसद का मेंबर नहीं होता है, प्रधानमंत्री जो है इनका मेंबर हो सकता है। जैसे हमारे भारत की जो बात करते हैं कि लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है, तो यहाँ पर भी जो है राष्ट्रीय सभा का जो नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का चुनाव किसके माध्यम से हो रहा है, यानी उनका जो है उनका चुनाव कौन करता है, यानी किसके माध्यम से जो है कैंडिडेट बाहर आता है, वो राष्ट्रीय सभा के रूप में आता है। तो ये जो सारी बातें जो है फ्रांस की संसद से जुड़ी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ के दो सदन की बात करते हैं तो उनके अंदर जो है फ्रांस की संसद जो है द्विसदनीय विधान के रूप में, दो सदन के रूप में काम करती है। जैसा कि मैंने डायग्राम बताया कि राष्ट्रीय एक ऐसा सदन है राष्ट्रीय सभा जिसको नेशनल असेंबली के रूप में कहा जाता है, और दूसरा सदन है सीनेट या गणतंत्रीय परिषद। पहले उसको गणतंत्रीय परिषद के नाम से जाना जाता था, अब उसको सीनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सभा या उसको प्रतिनिधि सभा जिसको हम प्रथम सदन भी कह सकते हैं या उसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि जो सदन हमेशा निम्न सदन होता है जहां जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जो सदन लोकप्रिय सदन होता है वो हमेशा शक्तिशाली भी होता है, या जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है उनको ज्यादा महत्व दिया गया है। यानी व्यवस्था विकार के अंदर संसद के अंतर्गत जो सबसे मजबूत या शक्तिशाली, जहां जिस सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होगा वही सदन अपना आप में लोकप्रिय होगा, वही सदन जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट कर सकता है, सारे राइट उनके पास ही मिल जाता है। तो ये सदन प्रथम सदन होने के बावजूद भी क्या है, लोकप्रिय सदन है, या उसको निम्न सदन होने के बावजूद वो प्रथम सदन है, और उसको हम कहते हैं लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इस वर्तमान में जो है इस सदन के जो सदस्यों की संख्या है वो 577 है, यानी 577। वैसे परिवर्तन होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे अमेरिकी संसद में जो है अमेरिकी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो है न तो ज्यादा होता है ना कम होता है, जितनी संख्या है उतनी होती है, सीनेट भी उतनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय सभा में भी जो है उनके सदस्यों की संख्या कभी कम कभी ज्यादा, या सीनेट में भी जो है कभी ज्यादा कभी कम भी हो सकती है। परिवर्तन हो सकता है लेकिन वहां पर परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी प्रकार ब्रिटेन की संसद में या कॉमन सभा लॉर्ड सभा में भी सदस्यों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। फिर उसके बाद है कि जो उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। जैसे ब्रिटेन के सदस्यों का कार्यकाल भी जो लॉर्ड लेडी है उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर जो डेप्यूटी है, डेप्यूटी जो सदस्य होते हैं, डेप्यूटी का मतलब जो है पार्लियामेंट मेंबर, एमपी, जिसको हम यहाँ सांसद कहा जाता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके कार्यकाल में 5 वर्ष होता है। और इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के रूप में या जो है प्रत्यक्ष मतदान या गुप्त मतदान के रूप में भी जो है व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो है कई बार क्या होता है कि जब कोई भी कैंडिडेट को या सांसद को या डेप्यूटी को कई जब चुनाव होते हैं तो किसी को अगर बहुमत लाना है तो उसको 50+1% होना चाहिए। जब तक जो है 50% के आंकड़ा वो अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो उस व्यक्ति को वापस दोबारा चुनाव हो जाता है। और जिसको अगर ज्यादा वोट प्राप्त होता है उसको जो है कहने के उसको विजय मान लिया जाता है। यानी वहां पर जो है कम से कम सिस्टम ये द्वितीय मतपत्र योजना की अपना व्यवस्था अपनाई गई है। फिर उसके बाद वर्ष में अधिवेशन 2 बार होता है। यानी ये सारी बातें जो किससे जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय सभा से जुड़ी हुई। दूसरा जो है जो सदन है वो सीनेट या उसको गणतंत्रीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम द्वितीय सदन, दुनिया का सबसे द्वितीय सदन जो है या जो उच्च सदन है वो अमेरिकी कांग्रेस का सीनेट है, जो अपना आप में शक्तिशाली है। उसके सदस्यों की संख्या 321 या वर्तमान 230 है। इसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, हर 3 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। और आयु जो है 35 वर्ष, यहाँ आयु जो है 24 वर्ष होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कोई भी सांसद है तो उसकी उम्र 25 वर्ष होती है। तो ये इस प्रकार की, और उसके अंतर्गत जो है इन सांसदों को भी विशेषाधिकार दिया है। कोई किसी प्रकार उनके बारे में आपत्तिजनक या बयान नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई अधिवेशन चलता है तो उसको विरोधता नहीं हो सकती। यानी इस प्रकार के जो है उनको अधिकार दिया गया है, जिससे जो है उन अधिकार का वो अपना प्रयोग करते हैं। इसके अंदर भी सभापति, उपसभापति होते हैं और यहाँ पर भी सभापति और उपसभापति के रूप में काम करते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण शक्तियां होती है, कार्यकारी के रूप में है, व्यवस्थापिका के रूप में है, विधायक के रूप में है, या वित्त के रूप में है, या जो है विदेशिक या अधिवेशन किसी संबंधित या राष्ट्र हित के रूप में भी बात होती है तो उस समय जो है उनकी शक्तियां अपना आप में प्रबल हो जाती है। यानी इस तरह का जो है आपका जो है फ्रांस की संसद का गठन कार्य प्रणाली के रूप में इस प्रकार का क्वेश्चन बनता रहता है। तो
नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे कि फ्रांस की जो संसद की जो शक्तियां है वो कौन सी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। थैंक यू।